एवरीवन वेलकम टू आईएएस पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, समानता पढ़ रहे हैं। ठीक है, समानता के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। देन उसके बाद आज हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो भी इसके कुछ पॉइंट्स शेष रह गए हैं उनको आज हम इन डिटेल से समझेंगे क्या कैसे है। और कल के लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि कल किसी कारणवश जो वीडियो था वो पहले ही अपलोड हो गया था, अधूरा ही। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि पूरा नहीं हो पाया था, उसमें जो मैं समझाना चाह रही थी वो पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, सो अब आज हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र में समानता। तो यहाँ पे समानता की बात करें यदि, तो समानता है तो आखिर मतलब हमने देखा कि हमारे संविधान में समानता का वर्णन तो किया गया है, लेकिन सही मायने में उसका जो अर्थ है वो लोगों तक नहीं मिल पाता। शायद कहीं ना कहीं अभी भी इसको पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि हमको समानता मिली हुई है। ठीक है, जैसे कि हमने ओम प्रकाश जी की कहानी पढ़ी, उनमें से देखा कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो अंसारी दंपत्ति थे उनके बारे में हमने देखा कि कैसे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। और यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लड़का है, ठीक है, जो जूतों में पालिश करने के लिए बैठा है। यहाँ ये दो अफसर खड़े हुए हैं जो कि इसको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, और ये फिर उठा के पैसा देता है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1975 में जो दीवार फिल्म बनी थी, तो क्या हुआ था कि जूते पालिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर से किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो अफसर जी हैं इनको क्या लगता है कि मैं तो बड़ा महान हूँ। ठीक है, वो एक जूता पालिश करने वाला एकदम से बेगैरत है, तो उन्होंने उसको पैसा फेंक के दिया, लेकिन इनको शायद नहीं पता था कि वो भी मेहनत कर रहा है। ठीक है, किसी की चोरी वगैरह करके वो पेट नहीं पाल रहा, मेहनत कर रहा है और मेहनत से अपनी अपनी कमाई से अपना खर्चा चला रहा है। ठीक है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, आखिरकार तो काम ही रहा है ना। क्योंकि यदि सब अफसर ही अफसर हो जाएंगे तो फिर इनके जूते साफ कौन करेगा, जो यहाँ पे पैसा फेंक के इनको दे रहे थे। तो इन्होंने वो जो पैसा फेंक के देते हैं, जो दीवार फिल्म आई थी 1975 में, उसमें दिखाया गया अच्छे तरीके से। आप में से जो भी देखा होगा तो उनको पता होगा कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें, यहाँ पे आते हैं तो भारतीय लोकतंत्र में समानता, इसमें बात करें तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष हो, या किसी जाति धर्म के हों, या शैक्षणिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध रखते हों या न भी, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। ठीक है, इतना सब कुछ जो भी है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जातिगत भेदभाव वगैरह कुछ भी हो, उसमें शैक्षणिक भी है कि कोई पढ़ा लिखा कोई मूर्ख है, तो इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। ठीक है, यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि हमारे जो संविधान में, कम से कम भारतीय संविधान में, सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया। ठीक है, बस इतना संतोष है कि कम से कम भारतीय संविधान में जो समानता की बात कही गई है, तो इसमें से इतना तो है कि हम जब भी हमारे खिलाफ कोई लोग बाग भेदभाव करते हैं तो हम उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, अपने न्याय के लिए, हक के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही समझाया गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, पहले कोई कानून वगैरह नहीं था, सब यही बनाते थे और वही पूर्वाग्रह जो बनी हुई है आज तक, तो उसी का नतीजा है। ठीक है, तो क्या था कि जो भी था वो कानून नहीं था, लेकिन अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। ठीक है, अब बहुत से कानून हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, जो भी निचले वर्ग के जाति वर्ग हैं उनके लिए, जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए। तो अब हर एक के लिए हर एक जगह पे कानून वगैरह बनाए जा चुके हैं कि कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। ठीक है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है और की भी जाएगी। उसके बाद हम बात करें यदि, तो समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है
उनमें से कुछ निम्नलिखित है, ठीक है। जैसे कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जो इसको हम समझते हैं क्या क्या है। पहला तो है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना यहाँ से पूरा, ठीक है। तो इसमें पहला होगा कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। इसका फिर दूसरा कारण यदि देखते हैं हम, तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अंसारी दंपत्ति के साथ होता है, ओम प्रकाश जी के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, जो इस दूसरा कारण है इसका, जो भी प्रावधान दिए गए हैं हमारे जो संविधान में समानता इंक्लूड है, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 14 से 18 तक पूरा समानता के ही बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा, जो दूसरा इसका कारण होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म हो गया, उसके जाति का कि ये इस जाति का है या इस जाति का नहीं है, वंश हो गया, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने का, क्योंकि आपको पता है कि स्त्री और पुरुष में भी काफ़ी अंतर होता है और लोग समझते हैं और बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, ठीक है। पुरुष के साथ तो नहीं, पुरुष ही स्त्री के साथ करते हैं, ठीक है। और आज भी ऐसा हर जगह पे देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर केस हो गए जहाँ स्त्रियों को सम्मान मिलता होगा, बट अभी भी यही दुर्दशा चल रही है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देन उसका बाद यदि तीसरा देखते हैं हम, जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, ठीक है। जितने भी व्यक्ति हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं और वहाँ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, जो भी एक आम नागरिक कर सकता है वो सब कुछ उनको अधिकार प्राप्त होते हैं। जिसमें क्या होता है कि जिनमें खेल के मैदान हो गए और होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है, ठीक है। जैसे खेल के मैदान जो सार्वजनिक हो गए, होटल हो गई, दुकानें हो गए, बाजार हो गए, यहाँ पे हर जाति वर्ग के स्त्री पुरुष कोई भी हो वो जा सकता है, ठीक है, और अपना जो भी काम होगा वो कर सकता है। इसके बाद क्या है कि सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और इसका चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या बात की गई है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जो होता है, तो इसका उन्मूलन कर दिया गया है कि अब ऐसा नहीं होगा कि लोग छुआछूत का बात रखेंगे कि मतलब ये मुझको मत छुए, ये ना छुए, वो ना छुए। जो होता है गाँव में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कैसे एक दलित व्यक्ति जब एक कोई ब्राह्मण के घर जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, ठीक है। वो दूर बैठेंगे, उनके पास नहीं आते, उनके पास खाना नहीं बैठ के खाते हैं। तो यही इसमें चौथा जो बात कही गई है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 में बात की गई है, ठीक है। ये आप लिख भी लेना, ये पूरा पैराग्राफ आपको लिख लेना है, लेकिन पॉइंट वाइज, ठीक है। तो ये जो अस्पृश्यता का अंत है वो किसमें बात की गई है, आर्टिकल 17 जो है हमारा, उसमें बात की गई है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है, ठीक है। जो हमारी सरकार है तो संविधान द्वारा मान्य किए गए संविधान के अधिकार को दो तरह से लागू करती है। अब वो कैसे करती है, तो पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा जो सुविधाहीन समाजों की मदद करती है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो शासन इतना लिख के यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो पहला हमारा कि कानून के द्वारा, और दूसरे को लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे करके फ्लो चार्ट बना के लिखोगे, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लिख सकते हो कि सरकार की योजना व कार्यक्रमों द्वारा, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसके आगे तो सुविधाहीन समाजों की मदद करना होगा। और यहाँ पे क्या है कि भारत में ऐसे अनेक कानून हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कानून ऐसे बनाए गए हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, ठीक है। एक नहीं अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने
उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ था। ठीक है, हमने प्राचीन काल से जब से देखा, इसकी जो हमने विविधता की समझ पढ़ा, तो उसमें हमने देखा था कि उनको प्राचीन काल से ही कितनी जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। जो भी दलित वगैरह के, दलित वर्ग के थे या निम्न कास्ट के थे, उनको कितनी ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ रही थी, ठीक है, या झेलनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे इसके बारे में यदि हम समझें तो सरकार ने क्या किया है कि व्यक्ति के जो समान व्यवहार प्रदान करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि किन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अब अधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक है, जैसे आरक्षण का हम देखते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, क्योंकि पहले उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिली है। ठीक है, हमने पहले देखा था कि उनको जिस जाति वर्ग में वो पैदा होते थे, उनको वही काम करना होता था। जैसे कोई कुम्हार के घर में कोई लड़का पैदा होता है, तो वो बस वही जो वहाँ के उसके मम्मी पापा करते होंगे वही काम करेगा, अदरवाइज वो कोई काम नहीं कर सकता थे। ठीक है, यदि वो डीएम बनना चाहता था या पुलिस में जाना चाहता था, तो वो नहीं जा सकता था। ठीक है, वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस काम के अलावा अदर दूसरा भी काम करूँगा। तो इसीलिए जितने भी पिछड़े वर्ग के थे, उनको सबसे पहले ध्यान में रखा गया कि जो भी अभी तक जिनको लाभ नहीं मिल पाया, उनको कैसे उन जो भी अवसर है तो वो प्राप्त करा जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यदि, तो इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को, आप यहाँ पे लिखोगे मध्याह्न भोजन, उसको हेडिंग करोगे। ठीक है, उसके बाद आप आगे लिखोगे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होगा कि यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना पूरा पैराग्राफ में, पॉइंट पॉइंट लिखेंगे ताकि हमको रिवाइज करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिखा, हेडिंग हो गई हमारा मध्याह्न भोजन, जिसमें से पहला पॉइंट होता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता था। ठीक है, मतलब अभी भी दिया जाता है। और आई होप कि आप में से भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, और जो भी ये मध्याह्न भोजन मिलता था उसको आप लोगों को भी उसका लाभ मिला होगा। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने भी मध्याह्न भोजन का लाभ काफ़ी लिया है, और जब भी 6वीं तक जो 6 क्लास तक मिलता था उसमें मैं भी पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे मिलता था। ठीक है, मेरी स्कूल में भी। तो यहाँ पे यदि बात करें तो यह योजना भारत में सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी, तो राज्य तमिलनाडु के प्रारंभ में चलाई गई थी। ठीक है, जो हमारी ये योजना थी तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी, और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा कि 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए थे। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो इसके लिए क्या होगा कि उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे। ठीक है, और जब बच्चे दूर दूर से आते थे और खाना खाने के लिए जब वो घर जाते थे, तो फिर या तो बैग ही लेके चले जाते थे, तो दूसरे टाइम नहीं आते थे, या कि जो भी लंच टाइम होता था वहाँ से गए और लौट के आते ही नहीं थे फिर। ठीक है, तो जब मध्याह्न भोजन मिलने लगता है तो उनको घर जाने का काम नहीं पड़ता है, वो फिर वहीं रहते हैं और अपना जो भी है खाना खाए, उसके बाद अपना फिर से पढ़ाई करने लगते थे। ठीक है, उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि जो उनके बच्चे के मम्मी पापा थे, जो कि या तो उनको खाना देने आते थे या लेने, मतलब कि उनको यहाँ से लेके जाने आते थे कि मतलब खाना लेके जाऊँ और या उनको खिला दूँ, तो उनकी भी जो है वो जिम्मेदारी थोड़ा कम हो जाती है। जब इनको भोजन मिलने लगता है तो इनसे काफ़ी लाभ होता है। ठीक है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है, क्योंकि अब मध्याह्न भोजन मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में काफ़ी अच्छे से सुधार आ गया है। वो रेगुलर स्कूल आते थे कि चलो
पढ़ने नहीं तो चलो खाना ही मिलेगा इसके लिए ही आते थे, बट आते थे स्कूल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता था, ठीक है। तो जो भी मजदूर महिलाएं होती थी, तो सपोज वो किसी खेत में किसी दूसरे के खेत में काम करने जा रही हैं, लेकिन जब भी लंच का टाइम होता था तो उनको अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था कि वो भूखे होंगे, इसलिए वो आती थी काम छोड़ के, और उनका भी नुकसान होता था और साथ साथ इनको भी जो भी खाना वगैरह खिला के फिर लाती थी, तब तक स्कूल का आधा टाइम निकल जाता था, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे कि अब आपको पता है कि एक स्कूल में जो है हर एक जाति वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे वो जो जिस भी कास्ट का हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, तो हर एक जाति वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। अब वहाँ तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के लिए अलग से खाना परोसा जाएगा और क्षत्रिय के लिए अलग से या वैश्य के लिए अलग से खाना परोसा जाएगा, या तो इतनी अच्छी वेल मेंटेन व्यवस्था कर दी जाए कि हर एक जाति वर्ग के लोगों को अलग अलग बैठा के खिलाया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे सबसे जो इसका प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जातिगत पूर्वाग्रहों को खत्म करने में भी सहायता मिली, ठीक है। जो भी हमारी पहले से अवधारणा बनी हुई थी कि हम उनके पास नहीं बैठ के खाएंगे या वो अछूत होते हैं, तो ये सारी अवधारणाएं धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, ठीक है। और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया, ठीक है। कुछ क्या, ज़्यादातर ही स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे दलित महिलाओं को ही भोजन पकाने के लिए रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो मध्याह्न भोजन क्या होता है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिट था हमने देख लिया कि जो जातिगत पूर्वाग्रह है उसको समाप्त किया। उसके बाद इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है कि जो निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी ये सहायता करता था, जो प्राय क्या होता था कि खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण से उनका पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था, बस सारा दिन ही उनका ध्यान पेट में ही अटका रहता था, ठीक है, कि कब घर जाएं, कब खाना मिले हमें। और बिल्कुल सही है कि चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े हो, जब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, जब तक खाना या पानी नहीं मिलेगा, जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो हैं। ऐसा नहीं है कि सपोज एक दिन आप बिना खाए कर सकते हो, बट डेली डेली ऐसा नहीं होता है कि हम बिना खाए बिल्कुल जीते रहेंगे, बिल्कुल नहीं जिएंगे। इसलिए हमको प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हंसना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए, खाना भी चाहिए, टाइम टाइम से हर एक चीज़ करनी चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि निर्धन विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलता है कि उनकी भूख मिट जाती है। इसके बाद हम बात करें तो यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो भी शासकीय कार्यक्रम है यानी सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल है एक, और एक जो प्राइवेट स्कूल है, उसमें बहुत धरती आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। जहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, बहुत ही ऐसी रेयर स्कूलें होंगी जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई की जाती होगी, मतलब वहाँ पे टीचर जो होंगे अच्छे होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, पढ़ाते होंगे। वरना ज़्यादातर स्कूल तो ऐसे होते हैं कि गर्मी के महीनों में देखो तो टीचर बैठ के कुर्सियाँ लगा के सोते हैं और बच्चे बाहर जाके गेम खेलते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ाई से कोई मतलब उनका नहीं रहता है। तो वही है कि जो भी यहाँ तो मध्याह्न भोजन की, ठीक है, निर्धन बच्चों को जो भी उनका भूख थी तो वो तो मिट गई, लेकिन भूख के अलावा भी जब हम खाना अपना खा लेते हैं तो उसके अलावा भी फिर हमको कुछ चाहिए होता है, ठीक है। यदि संसार में रहना है तो शिक्षा भी ज़रूरी है, जो कि हमें सरकारी स्कूल में प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। प्रॉपर का बिल्कुल वहाँ पे समझिए कि 0 से 1% यदि आदमी आगे बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
उन स्कूलों में बहुत अलग है, जहाँ पे क्या होता है कि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें मतलब कि उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट तो हमारी जो है वो कानून बना देती है, लेकिन जो यहाँ लोग मानने वाले हैं वो क्या करते हैं कि इस कानून को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, या तो उनको इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, ये ऐसा वैसा बता के। और क्योंकि सरकार तो हर एक के घर घर मनवाने नहीं जाएगी, वो कानून बना देती है, लेकिन यहाँ पे मानने वाले हम लोग हैं। ठीक है, तो कुछ मानते हैं बट कुछ नहीं मानते हैं, जिसका दुष्परिणाम हर एक को भुगतना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तो इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ठीक है, जो भी हमारी पूर्वाग्रह की दृष्टिकोण बनी हुई है उसमें अभी बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये कानूनन अपराध है। किसी को नीचा दिखाना, किसी को कमेंट करना, जो भी विकलांग है उस पे कमेंट करना कि ये ऐसा है वैसा है, या किसी को, महिला को प्रताड़ित करना, तो ये जितने भी हैं वो कानूनन अपराध हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। ठीक है, अभी भी लोग करते हैं और दिन ब दिन केस ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि वर्तमान हमें दृष्टिकोण को बदलना है तो ये तभी संभव हो सकता है जब लोग यह मानने लगे अपने आप में कि हर एक व्यक्ति जो है वो समान है, वो सबसे पहले तो इंसान है जितने भी हैं। ठीक है, जो भी खाना वगैरह खाते हाँ, हो सकता है सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है, वो अलग अलग तरीके से करते हों, लेकिन यदि आप खाना खा रहे हो तो काम तो खाना खाने का वो भी कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से 6th क्लास में समझा था कि यदि चाय की दुकान में हम पी रहे हैं, ठीक है, चाय की दुकान में खड़े हैं तो हिंदू भी खड़े हैं, मुस्लिम भी खड़े हैं, सिख भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, वैश्य भी खड़े। ठीक है, हो सकता है कि ये सोने की कटोरी में चाय पीते हों, हो सकता है ये चांदी की कटोरी में चाय पीते हो सकता है ये गिलास में चाय पीते हो सकता है ये थाली में चाय पीते हो। ठीक है, लेकिन ये सभी कर क्या रहे हैं? चाय ही पी रहे हैं, यानी काम तो एक ही कर रहे हैं। तो ऐसा लोग जब समझने लगेंगे धीरे धीरे कि हम सब एक हैं, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है और ना ही कोई किसी से महान है, तो यह बदला जा सकता है। कहीं ना कहीं सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती जा रही है उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है, बट यदि ऐसा लोग नहीं मानते हैं तो इतना आसान नहीं है फिर इन सबको बदलना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग, मैंने जो स्कूल का आपको बताया उसमें से एक 4G मूवी है, साउथ इंडियन है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, उसमें से बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। यदि हमारे देश में हर एक राज्य में वैसी शासन व्यवस्था होती तो शायद आज बहुत ज़्यादा देश डेवलप हो चुका होता। ठीक है, प्रत्येक राज्य में यदि वैसी सरकारें हो जाए जैसे 4G मूवी में दिखाया गया है, कैसे ट्रैफिक रूल्स पालन किए जाते हैं, कैसे स्कूल को बेहतर तरीके से बनाया जाता है। उसमें बोला जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल है इतना ज़्यादा फीस बढ़ा रही हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम गवर्नमेंट स्कूल को ही ऐसा बना दें कि बच्चे प्राइवेट स्कूल जाए ही ना, क्योंकि किसी को शौक नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल जाए। ठीक है, बस यहाँ पे मजबूरी इतनी है कि जहाँ प्राइवेट स्कूल में हमको अच्छी सुविधाएं अवेलेबल हो पाती हैं, हाँ ये है कि थोड़ा फीस, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो होते हैं मजबूरी में भेजते हैं, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर की बात होती है। और जहाँ सरकारी स्कूल में क्या होता है कि वहाँ सिर्फ टीचर जो भी हैं कुछ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाकी वहाँ की हालत तो आप में से जो पढ़ा होगा या आपके गांव में आसपास होगी तो हर एक को पता होगा कैसी होती है। ठीक है, इसलिए सरकारी स्कूल में जाते हैं तो यदि हम सरकारी स्कूल की सुविधा ही ऐसी बना दें कि वहाँ जो प्राइवेट स्कूल में हमें मिल रहा है वो सरकारी स्कूल में ही दी जाए, तो फिर बच्चे कौन जाएगा वहाँ पढ़ने प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, तो आप में से 4G मूवी देखिएगा आप लोग, साउथ इंडियन मूवी है, आपको वहाँ पे हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें यदि वैसा सुधार हो जाए जैसे उसमें दिखाया गया है तो शायद हमारी कंट्री बहुत आगे डेवलप कर सकती है। ठीक है, देन उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है
कि क्या होता है कि वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तब संभव हो सकता है जब हम क्या करें कि ये समझने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं तो हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना सम्मान पाएं और उनका सम्मानजनक व्यवहार भी किया जाए। ठीक है, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। ठीक है, यानी कि लगातार ये संघर्ष चलता जा रहा है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि हम सभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सिर्फ हमारी ही कंट्री ऐसी नहीं है कि जहाँ समानता का संविधान में बात की गई है लेकिन सही मायने में उसका अर्थ जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसी हर एक कंट्री है, जहाँ बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जिनको रियल में समानता की जो मीनिंग है वो नहीं मिल रही। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा भीमराव अम्बेडकर जी के जो थॉट थी उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बात की गई है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। ठीक है, आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये ऐसा कौन कहते हैं? भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, जो कि भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एक और इनका दूसरा जो वाक्य है कि मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है। ठीक है, यानी कि मनुष्य ऐसा है जिसका किसी ना किसी दिन जिसके शरीर का नष्ट होना निश्चित है, वो उसको मरना ही मरना है। परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इन्होंने यही बताया कि हमारा इतना प्रयास होना चाहिए कि जब तक जी रहे हैं तब तक अपने आत्मसम्मान को बना के जिए। ठीक है, बिल्कुल फुल अपने गरिमा के साथ जिए, किसी को अपना अपमान ना करने दे और ना ही किसी को हमारे द्वारा ऐसी कोशिश करें कि किसी का अपमान हो। ठीक है, किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं होता। ठीक है, जो भी कुछ ऐसे साहसी व्यक्ति होते हैं जिनकी कोई इंसल्ट भी कर रहा है वो सह लेते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि जीवन जीना नर्क से भी बदतर हो जाता है। वहाँ पे ये मर जाना ही बेहतर होता है कि जब हम ऐसी जिल्लत पे जी रहे होते। ठीक है, ये दोनों ही वाक्य किसके हैं? हमारे भीमराव अंबेडकर जी के हैं, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यानी कि बात करें तो संविधान सभा में जो ऐसे मेंबर थे ये जिनका संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा रोल था। ठीक है, उसके बाद बात करते यहाँ पे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ असमानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी ही कंट्री ऐसी है जहाँ पे असमानता के लिए भेदभाव किया जाता है या असमानता अभी भी अस्तित्व में है। तो ऐसा नहीं है, संसार के अधिकांश ऐसे लोकतंत्रीय देश हैं। ठीक है, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, क्योंकि देश हमने देखा था कि राजतंत्री और लोकतंत्री दोनों होते हैं, तो जहाँ पे लोकतंत्री की बात की गई है। ठीक है, तो लोकतंत्रीय देश जो होते हैं उनमें समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाणित है। अभी हाल फिलहाल की घटना अमेरिका में आपने देखा ही कि अमेरिका जैसे एक विकसित देश में वहाँ पे कैसे जो एक फ्लायड नाम के व्यक्ति थे उनको पुलिस अधिकारी के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, अभी जस्ट 1 महीने भी नहीं हुए होंगे इस घटना को। तो आप में से जो भी टीवी वगैरह देखते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे रेगुलर तरीके से, उनको ये इस घटना के बारे में बखूबी पता होगा। ठीक है, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था कि कैसे वो पुलिस अधिकारी उनके गर्दन में मतलब अपने जो दोनों घुटने थे उनको दबा के रखता है जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यदि हम, तो उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे। ठीक है, जो भी अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे जिनके पूर्वज क्या थे? गुलाम थे और अफ्रीका से आए मतलब कि लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। ठीक है, आज भी उनका जीवन ऐसा नहीं है जहाँ के अमेरिका के जो मूल निवासी है उनके अनुसार
जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये डेट आप नोट कर लेना। 1950 में क्या हुआ था कि अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। ठीक है, पहले तो था कि इस आंदोलन के पहले तक कि कानून भी, अब तो हालांकि ये हो गया है कि कानून में चलो इसका प्रावधान है तो हम इसमें न्यायालय में जा सकते हैं और अपने न्याय के लिए चुनौती दे सकते हैं या न्याय मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या, अपनी भी कंट्री में पहले ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि हमारे यदि कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहा है तो हम वहाँ कहीं से न्याय पा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो बस से यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था। ठीक है, जो भी वहाँ के अफ्रीकी अमेरिकन थे उनको क्या था कि जब भी वो बस में यात्रा करते थे उनको बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीटें छोड़ देनी पड़ती थी। ठीक है, यानी कि जिस सीट पे वो बैठे हुए हैं तो जो वहाँ का गोरा आदमी, अभी ये जो फ्लाइट वाली घटना हुई है वो रंग भेद के ही कारण हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे यदि कोई गोरा आदमी आके बैठना चाहता है तो जो भी ये जो अफ्रीकी अमेरिकन थे उनको अपनी सीट छोड़ देनी पड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है ये आपको दिखाया गया है कि कैसे इसकी हिम्मत ने दम दिखाया। ठीक है, कि हम नहीं उठेंगे, और जब इन्होंने आंदोलन किया तब जाके कहीं ना कहीं इनको, ज़्यादा नहीं बस ये है कि संविधान में ही ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब इनके जो भी इनका है कि सम्मान, इनका आत्मसम्मान है, उनको ठेस यदि कोई पहुंचाता है तो इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी कि ये लीगल नहीं है अब। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो रोजा पार्कस एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। ठीक है, वो सारा दिन काम करी और वहाँ से थक के वापस आ रही थी तो उसने क्या किया कि अपनी सीट, जो भी एक गोरा व्यक्ति आया उसने कहा कि मुझे सीट चाहिए, उसने मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन आरंभ हो गया। ठीक है, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया है जब फर्स्ट इसका हम पढ़ रहे थे, जो भी इसकी समरी थी उसको देख रहे थे इंट्रोडक्शन, उसमें मैं ये 3-4 वर्ड ऐसे थे जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो गया, उसके बाद हो गया गरिमा, और ये नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, तो इसको हम लिखवाए हैं, और आप में से जो भी यदि पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिएगा, तभी ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना है। ठीक है, कहलाया है, और 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि 1 दिसंबर 1955 में ये घटना होती है, नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, और 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्या है कि इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले जो था अफ्रीकी अमेरिकन थे उनको अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता था, जैसे हमने यहाँ देखा था कि उनको जो भी उनके साथ कितना हमारे यहाँ भेदभाव किया जाता था, उनको पीछे बैठाया जाता था, फर्श पे बैठाया जाता था, वैसे ही हर एक जो भी लोकतांत्रिक कंट्री है, हर एक कंट्री में यही स्थिति है। ठीक है, तो उनको पीछे बैठना पड़ता था, और जो भी उनका था कि वो यहाँ पे नहीं शामिल हो सकते हैं या इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो वो सब कुछ खत्म कर दिया गया, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। ठीक है, इतना सब कुछ आंदोलन वगैरह होने के बाद भी जो अभी भी अफ्रीकी अमेरिकन वहाँ रह रहे हैं वो गरीब हैं।
अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। ठीक है, तो कहीं की भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हो वहाँ पे ऐसा ही होता है। हालांकि जब एक टीचर का सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे उसका बाकायदे एग्जाम वगैरह होता है, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन वो जितना यहाँ पे पढ़ते हैं उतना फिर वहाँ जो भी यहाँ सोए नहीं रहते हैं वहाँ जाके सोने में टाइम बिता देते हैं। पता नहीं क्या सोचते हैं। लोगों को जब भी कोई भी काम मिले उसको पूरा रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनाना चाहिए। हालांकि हर एक टीचर ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सी गवर्नमेंट स्कूल ही ऐसी भी है जहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं होती है, लेकिन वो बहुत ही ऐसे रेयर केस होंगे जहाँ पे ऐसी स्कूलें होती होंगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी देश की हो, चाहे हमारे भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे कहीं की भी हो। ठीक है, उसके बाद बात करें, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के जैसा ही होता है। ठीक है, जो भी गोरे विद्यार्थी होते हैं तो या तो वो निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ का स्तर मतलब अच्छा हो, एक प्राइवेट स्कूल के जैसा ही। निजी स्कूल का मतलब है कि जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं तो उनसे अच्छा हो, मतलब कि उन्हीं का लेवल का हो तो उसी स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो लोकतंत्र की कुछ चुनौतियाँ भी हैं, तो ये क्या क्या है उससे पहले थोड़ा सा यहाँ हम देख लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, पूरा जितना लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद, जो भी विभेद का प्रतिषेध है। इसमें पहला पॉइंट है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, फिर इसमें से जो हमारा पहला है कि जो भी हमारा क्या है कि कोई भी नागरिक जो है केवल धर्म या मूल वंश की जहाँ पे आप पैदा हुई हो। ठीक है, जो भी अब आपका मूल वंश होगा, जाति हो गई, लिंग हो गई, लिंग का मतलब है स्त्री पुरुष। ठीक है, और जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें से पहला कि कहाँ कहाँ पे नहीं किया जाएगा, तो इसमें पहला होगा कि होटलों में जो भी दुकान होती हैं, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और जो भी हमारे सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल होते हैं तो उनमें प्रवेश होना चाहिए, इनको वर्जित नहीं किया जाएगा। इसका दूसरा है कि पूर्णतः यह भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग ये लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसमें उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करें तो लोकतंत्र की चुनौती। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसके लोकतंत्र में चुनौती क्या है। हालांकि यहाँ पे आपको यदि आर्टिकल जो भी है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो यदि आपको और डिटेल से समझनी है और इसके साथ साथ ही पढ़ते चलना है तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे दिव्य एजुकेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से मैं ही पढ़ा रही हूँ। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, संविधान का निर्माण है, तो इसके बारे में पूरा पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है उससे हम लोग पूरा नोट्स सहित कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, और नोट्स का पैटर्न भी है कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। और उसके बाद आपको वहाँ पे करंट अफेयर भी, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के, वो भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सो यदि जो भी इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे, हालांकि अभी बहुत टाइम लग सकता है इसमें क्योंकि अभी हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम 9th 10th 11th 12th पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने उसको स्टार्ट किया है ताकि आपकी साथ साथ जितनी भी प्रिपरेशन है होती चली जाए। ठीक है, कि मैंने कल किसी का कमेंट देखा था कि जैसे ही लॉकडाउन खुले तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कहने बस से नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम लगातार
मेहनत करेंगे प्रॉपर तरीके से तब हमारा होगा, ठीक है। तो इसीलिए कि हमारा साथ साथ एम लक्ष्मीकांत जी भी कंप्लीट होता जाए और एनसीईआरटी तो कंप्लीट ही होती जा रही है। यानी कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मेरे सब्जेक्ट में खासकर आपके कोई भी जिस भी एग्ज़ाम को देने जाओ तो एक भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है, और वहाँ पे आप पूरे के पूरे नंबर लेके आओ। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है और आई होप कि आप लोग ऐसे ही साथ में रहें तो मेरा ये उद्देश्य भी पूरा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा इसकी चुनौतियाँ हैं। तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं हर एक काम में चुनौती होती है। तो हमारा तो एक इतना बड़ा विविधताओं वाला देश है और एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें एब्सोल्युटली चुनौतियाँ तो काफ़ी सारी होंगी ही। तो क्या क्या है इसके बारे में बात करें यदि, तो यहाँ पे है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता, ठीक है। हम कोई भी जितनी भी कंट्रियाँ हैं, जितनी भी हमारे वर्ल्ड की कंट्रियाँ जो कि लोकतांत्रिक देश कही जाती हैं, तो उनको हम एकदम से ये श्योर नहीं कह सकते कि ये हम लोकतांत्रिक कंट्री पूर्ण रूप से है, क्योंकि जो भी लोकतांत्रिक रूल होते हैं वो शायद कहीं ना कहीं किसी भी देश के साथ किसी भी देश के द्वारा फॉलो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय कंट्री नहीं कही जा सकती है। अब यही स्टार्टिंग आप क्या कर सकते हो, आप जब भी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो यदि, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा सबसे मेन जो इसका बेस होता है तो प्री के लिए तो होता ही होता है, बट आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे जो चुनौतियाँ यदि हम लिख रहे हैं कि स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पूछ दिया गया कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या क्या है, तो आप डायरेक्ट यही स्टेटमेंट से स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है, कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता है। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, ठीक है। आज से नहीं, ये हमारी पूर्वाग्रह पहले से बनी आ रही है, जो भी है कि हमेशा से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आप कुछ मत बोलो आपको हर एक चीज़ मिल जाए, ठीक है। आपको घर में भी चाहिए होता है कुछ, तो आपको घर में मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है मम्मी से पापा से, और यदि वो नहीं देते हैं तो आप उसके लिए जिद भी करते हो, गुस्सा भी होते हो, रोने भी बैठ जाते हो कि मतलब कैसे भी कोई भी पैतरे अपनाते हो कि वो आपको ये चीज़ें दे दे, ठीक है। देन वही बात यहाँ पे लागू हो रही है कि यदि हमको कुछ पाना है उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे मेन मुद्दा है कि हमको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी जो भी हमारी वैकेंसीज आ रही हैं या जो भी आपका टारगेट है उसको पाना है, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि थाली में खाना रखा है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो भी व्यंजन है सब रखे हुए हैं और उसको देखें वो हमारे पेट में चला जाए, बिल्कुल नहीं जाएगा। उसके लिए हमको अपना हाथ उठा के उसमें हाथ से उठाना पड़ेगा, मुंह तक लाना पड़ेगा, फिर चबाना भी पड़ेगा मुंह में डाल के, देन उसके बाद फिर अंदर जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमको हर एक चीज़ जो हम चाहते हैं वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि संघर्ष हुआ, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ जब सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है, ठीक है। जो कि ये संघर्ष ही सारे व्यक्तियों को, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे संविधान में समानता का अधिकार हमको मिला है, तो ये सिर्फ उनके संघर्ष का ही नतीजा है, ठीक है। नहीं तो कोई भी नहीं चाहता। सपोज कि आप एक महान व्यक्ति माने जाते हो, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे आप देखोगे कि रूस की क्रांति हो गई, फ्रांस की क्रांति हो गई, इनका मेन रीजन यही था कि जो वहाँ पे कैथोलिक वर्ग के थे और प्रोटेस्टेंट वर्ग के थे वो क्या मानते थे, अपने आप को बड़ा महान मानते थे। लेकिन जब लोगों में जागरूकता आई, जब लोगों को पता चला कि ये तो भगवान नहीं हमारे जैसे इंसान है, तब उन्होंने उसका डटकर सामना किया और सामना किया तो उनको उसका परिणाम अच्छा मिला, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी बातें समझाई गई हैं कि सबसे मेन मुद्दा है कि हमको किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो आपकी राजनीति के लिए हो, चाहे आपकी पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपकी बिजनेस के लिए हो, हर एक काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जो संघर्ष कर गया वो आगे बढ़ गया, जो डर गया वो पीछे रह जाता है, ठीक है। फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। जो करने से पहले ही सोच के बैठ गया अरे मैं एक अकेला क्या कर लूँगा, तो बस वो फिर लाइफ में अकेला ही रह जाता है, उसका फिर दूसरा कोई साथी नहीं होता है। इसके बाद अब हम बात करें यहाँ पे, तो इस पुस्तक में आप
पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों को समानता और उनके आत्मसम्मान और को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें से तो अभी तक हमने नहीं देखा कि लोग जो समानता की भावना है उसको स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। बट अब हम ये जो हमारी एनसीईआरटी 7 क्लास की पुस्तक है, तो इसमें हम सारी बातें और भी आगे इसके जो भी डिटेल्स है उसको समझेंगे कि क्या हकीकत में लोग अभी भी मानने को तैयार हैं या नहीं है, ठीक है। तो इन सारी बातों को समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे और साथ साथ नोट्स भी आप लोग बनाते जा रहे हो या नहीं, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि हाँ या ना, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी थे नोट्स कैसे बनाएं, इसलिए आप मेरे साथ ही नोट्स बनाते जाओ, काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। और आपकी नोट्स भी कंप्लीट होती जाएगी और आपका जो टाइम है वो भी बचता जाएगा। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और कंटिन्यू अपने संघर्ष में लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजनीति में संघर्ष करना है हमको। संघर्ष का मतलब यहाँ पे ये समझो आप कि किसी भी चीज़ को पानी है हमको, तो उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, यदि पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। एक फार्मूला बना लो अपना कि यदि मुझे ये पाना है तो फिर इसको पाने के लिए हम जान लगा देंगे या फिर जाने दें, ठीक है। दो ही मतलब आप अपना जब भी टारगेट सेट करो ना, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जान लगा दो या जाने दो। जब ये बात आपके अंदर आ जाएगी तो हर एक काम आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, खुश रहो और ऑल द बेस्ट।